Hello friends, good evening. Myself KK Singh from Prayagraj. I welcome you all to Richa Academy online classes. Today we are with a new topic that is History of English Literature. Previous class में आप लोग History of English Literature के का क्लासिफिकेशन देखे थे, यानी किस तरह से History of English Literature का क्लासिफिकेशन किया गया है, किस तरह से एक एक पार्ट को डिवाइड किया गया है और क्या क्या चीज़ें हमको हिस्ट्री में यानी लिटरेचर में पढ़नी है, सिस्टम से सारी चीज़ें। इसका हम एक संक्षिप्त वीडियो दिए थे कि क्लासिफिकेशन के एक वीडियो दिया गया था पहली क्लास में लिटरेचर के। आज उसका हम डिटेल करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हों, जो मित्र नए हों, उनके लिए थोड़ा सा पुनरावलोकन करा दें। जो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था उसका एक पुनरावलोकन ज़रूरी है, रिव्यू ज़रूरी है। जो पहली बार इस क्लास में आ रहे हों उनको ये जानना ज़रूरी है, अगर किसी कारणवश पहली क्लास ना देख पाए हों, पहली वीडियो लिटरेचर की आप ना देख पाए हों, क्या क्या चीज़ें लिटरेचर के अंतर्गत हमको पढ़नी है, किस तरह से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का डिवीज़न किया गया, आइए देखते हैं सबसे पहले। इसके बाद एक एक पार्ट का हम फिर डिटेल करेंगे। यहाँ देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले आपको जो पढ़ना है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ये 452 1066। इसके बाद ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, इसको एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को। आगे हम इसका डिटेल करेंगे, आज ही करेंगे, अभी करेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप शुरू होता है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। इसका पीरियड है, इसका टाइम है 1066 टू 1500। इसके बाद जो तीसरा स्टेप शुरू होता है एलिजाबेथन एज, जिसको हम रेनेसांस कहते हैं, पुनर्जागरण हिंदी में कहा जाता है। इसका जो काल निर्धारण है, इसका जो टाइम निर्धारित किया गया है 1500 से लेकर के 1660 तक, यानी 1500 टू 1660 तक। इसके बाद चौथा है रेस्टोरेशन एज, जिसको न्यू क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। इसका जो टाइम निर्धारण है 1660 टू 1798। इसके बाद पांचवा काल शुरू होता है जिसको हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। इसे एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है। एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, इसका जो काल निर्धारण किया गया है 1798 टू 1837। इसके बाद विक्टोरियंस पीरियड शुरू होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ इसको टेनेसेंस भी कहते हैं। इसका 1837 टू 1901 यानी 1। इसके बाद बारी आती है एडवर्डियन एज की, 1901 टू 1914। अब इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है, ध्यान देना है। किताब में आपको 1901 टू 1950 या 1945 के नाम से मिल जाता है, लेकिन इसका डिवीज़न कर दिया गया है। कारण जब लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो इस दौरान कई राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे, कई राइटर्स का आगमन होगा, कई राइटर्स अपने विशेष उपलब्धियों के द्वारा अपना नाम अंकित किए हैं लिटरेचर में, उनको हमको पढ़ना पड़ता है, उनके बारे में जानना पड़ता है। तो छोटा क्लासिफिकेशन जो है, अगर इस तरीके से आप राइटर्स का डिटेल देखेंगे तो पढ़ने में भी सुविधा होती है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें भी आपको सहूलियत होगी, उसमें भी सुविधा होगी, किसी तरह की कोई असहजता नहीं महसूस होगी। इसके बाद बारी आती है मॉडर्न पीरियड, जिसको एज ऑफ इलियट भी कहते हैं। इसका जो पीरियड निर्धारित किया गया है 1914 टू 1950। इसके बाद है लिटरेचर, इसको आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड कहते हैं। आफ्टर क्या, इसको ड्यूरिंग वर्ल्ड वार भी हम कह सकते हैं, लंबा दौर गुजरा था 1939 टू 1945। इसके बाद बारी आती है लिटरेचर पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। इसमें भी बहुत अल्पकालिक समय का इसका विभाजन किया गया है 1945 टू 2000, ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है लास्ट स्टेप जो शुरू होता है 21st सेंचुरी लिटरेचर। इसका जो कार्यकाल शुरू होता है, इसका जो पीरियड निर्धारित किया गया है
2000 टू टिल टुडे यानी आज तक। इस तरह से आप लोग इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे प्रीवियस क्लास में इसका हम क्लासिफिकेशन किए थे, एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद अब इसका हम आज डिटेल करेंगे, यानी ये जो पीरियड है, इस पीरियड में कौन कौन से राइटर्स आए, इनका क्या क्या योगदान है, इनके बारे में हम लोग डिटेल आज पढ़ेंगे। आज से डिटेल स्टडी इसका करेंगे। आपको बता दें, वैसे इसकी चर्चा पहले भी हम कर चुके थे। इंग्लिश लिटरेचर से, एक ख़ास तौर से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं, जिसमें पीजीटी में तो गारंटी है 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी में कभी कभी इसका स्कोर कम हो जाता है, यानी 4-5 क्वेश्चन होते हैं। और ये 4-5 क्वेश्चन करने के लिए जब तक आप डिटेल स्टडी नहीं किए रहेंगे, निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी, कहीं न कहीं बाधा आएगी। इसलिए डिटेल स्टडी इसका करना है, इसका संक्षिप्त रूपरेखा तक ही नहीं सीमित रहना है, ध्यान देना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत होती है। इंग्लिश हम लोग सीखते पढ़ते हैं किताब में, जो जहाँ से हमको साक्ष्य मिलता है, उसमें सबसे पहला दौर आता है ये एंग्लो सेक्शन, जिसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं। इसका जो कार्यकाल है, ये जो पीरियड डिसाइड किया गया है 450 टू 1066 या 1066 एडी भी हम कह सकते हैं। एडी और बीसी का डिवीज़न या एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्लास में दे चुके थे, जब इसका लिटरेचर का हम प्रारंभिक स्टेप बता रहे थे, लिटरेचर का क्लासिफिकेशन बता रहे थे, तो उसमें हम काफ़ी डिटेल चर्चा किए थे कि एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो इसकी दोबारा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसके इच्छुक हैं, अगर देखना चाहें तो प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं, पहली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे, इसमें 2 शब्द आता है एंग्लो सेक्शन। सबसे बड़ा तनाव, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो इसमें एक कॉन्सेप्ट उभर करके सामने आता है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट है एंग्लो सेक्शन या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। एंग्लो सेक्शन ये आया कहाँ से? एंग्लो मतलब होता है, एंग्लो देखा जाए तो एक जर्मनी में एक स्थान था एंजलस, और इसी तरह से यहाँ जो दिया गया है सेक्शन, इसी तरह से जर्मनी में एक दूसरा स्थान था सेक्सोनी। तो जर्मनी में एक स्थान था सेक्सोनी, तो इस तरह से सेक्शन और सेक्सोनी दोनों अलग अलग स्थान था। सेक्सोनी और एंजलस अलग अलग स्थान था। ये दोनों स्थान जर्मनी में सिचुएट था, जर्मनी में था। अब आज वर्तमान में नाम हो सकता है कि बदल गया हो, बहुत लंबी कहानी है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जो शासक प्रशासक होते हैं, जो शासक होते हैं, वो नामकरण करते रहते हैं, नाम का अपने समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। तो एंजलस एक स्थान था, एंजलिस, और सैक्सोनी यानी सैक्सोनी भी एक स्थान था, यहाँ कबीलाई लोग रहते थे। कबीलाई जैसे आजकल देखते होंगे आप लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अस्थाई घर नहीं होता है, अस्थाई निवास स्थान नहीं होता है, बंजारा लाइफ जीते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, यानी एक तरीके से यायावरी समाज उनको हम कह सकते हैं कि अपनी बंजारा लाइफ, नोमैड इंग्लिश में कहा जा सकता है। तो ऐसे ही जर्मनी में भी थे, दोनों स्थान पर अलग अलग लोग रहते थे, इनको कबीलाई कहा जाता था, नोमैड के नाम से जाना जाता था। तो हुआ क्या, किसी कारणवश वहाँ की सर्कमस्टेंसेज इनके अनुकूल नहीं रही, सर्कमस्टेंसेज इनके प्रतिकूल हो गई किसी कारणवश, तो वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिए। वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिए यानी कूच करना शुरू कर दिए, वहाँ से चल पड़े। चलते चलते उनको जब सबसे जो सुटेबल स्थान दिखा, वो ब्रिटेन पहुँच गए। ब्रिटेन पहुँचे तो यहाँ इसके पहले रोमवासी, इसके पहले रोमन्स रहते थे, लेकिन ये जो व्याकरण जो विद्वानों के द्वारा लिखा गया है, जो विद्वानों के द्वारा मेंशन किया गया है, ऐसा बताया जाता है कि रोमन्स लोग सबसे पहले ब्रिटेन में आकर के रहे किसी कारणवश। अब ब्रिटेन में रोमन्स को सर्कमस्टेंसेज इनके अनुकूल नहीं मिली, इनके प्रतिकूल मिलने लगी, तो रोम वहाँ से पलायन कर गए। इसके बाद फिर जर्मनी से, अब सबकी अपनी अपनी दिशा दशा होती, सबका अपना अपना एक माहौल होता है, सब वातावरण को अडाप्ट करने की अलग अलग क्षमता रखते हैं, शरीर की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है।
उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को कुछ स्थान अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ स्थान अच्छा लगता है। तो उस क्रम में देखा जाए तो कबीलाई लोग सैक्सोनी से, यानी जो सैक्सोनी एक स्थान है वहाँ से, और जो एंजलस एक स्थान है वहाँ से पलायन किए, वहाँ से कूच किए ताकर के ब्रिटेन में पहुँचे। धीरे धीरे इनका साम्राज्य स्थापित होने लगा, धीरे धीरे ये चारों तरफ फैलने लगे। और कुछ समय के बाद ऐसा कहा जाता है कि पूरा जर्मनी ही वहाँ पहुँच गया धीरे धीरे, यानी इस तरीके के अनुकूल परिस्थितियाँ बनती गई कि पूरे जर्मनी के लोग ज़्यादातर वहाँ पहुँच गए। इस तरह से जिस स्थान से वो आए थे, पहला स्थान था सैक्सोनी, दूसरा स्थान था एंजलस। दोनों स्थान से आए, दोनों स्थान के नाम पर इनका नाम रखा गया, एंग्लो सैक्सन नाम रख दिया गया दोनों को मिला करके, चूँकि दोनों जगह से कबीलाई आए थे। तो और भी छुटपुट कई देशों से आए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव देखने को मिला और जो छुटपुट देशों से और भी स्थान से जो आए थे, उनमें एक तीसरे थे ज्यूट्स। ध्यान देंगे, ज्यूट्स जो तीसरे जनजाति थी उसको ज्यूट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये लोग आए, इसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से सरकमस्टेंसेज इनके अनुकूल थी, उसको एडॉप्ट किए और वहाँ वो रहना शुरू कर दिए, वहाँ बस गए। तो जो 3 ट्राइब्स वहाँ से कूच किए, जर्मनी से आए, इनके आने का मूल समय क्या था? जो इकट्ठा एक थोक में कहे जा सकते हैं कि एक साथ जो आए, इनके आने का समय था 449 टू 547, यानी इसको कहीं कहीं 450 भी देखने को मिलता है, लिखा मिलता है। तो 449 450 यानी उसका 449 का अंत था, 450 की शुरुआत थी। अगर आपको 450 कहीं देखने को मिलता है तो इसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना है। तो 3 ट्राइब्स फ्रॉम जर्मनी सेटल्ड डाउन इन ब्रिटेन, यानी वहाँ से आए और ब्रिटेन में अपने आप को स्थापित कर लिए, रुक गए। ये तीनों ट्राइब्स कौन से पहले थे? पहला था देखिए सैक्सॉन्स था, दूसरा ज्यूट्स थे, तीसरा एंजलस थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा सैक्सन और एंजलस का, सबसे ज़्यादा संख्या इनकी थी। ये एंजल्स जिसको एंग्लो के नाम से जाना जाता है और सैक्सन को सैक्सोनी को सैक्सन के नाम से जाना जाता है। एंग्लो सैक्सन इसके आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया, इन कबीलाई जातियों के आधार पर जो नाम रखा गया सबसे पहले। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह में भी कोई एग्जामिनर इस तरीके की बात करें कि एंग्लो सैक्सन का मतलब क्या होता है, कहाँ से आए, इसका नामकरण कैसे हुआ, तो इसमें किसी प्रकार का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसका डिटेल इसी रूप में बताइएगा, व्याख्या करिएगा। अब देखिए, जब ये लोग आए तब इसके बाद से एक नया इतिहास शुरू होता है, नई रोचक तथ्य शुरू होता है। हम यहाँ आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, हिंदी में तो बताएंगे ही थोड़ा सा इसको, क्योंकि आप लोग टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, चाहे जेलोंग की किताब पढ़ेंगे जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिटेल लिखे हैं, उसमें भी आपको ये सब तथ्य मिल जाएंगे। लेकिन खुद से पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भटकना पड़ेगा। यहाँ हम सबका निचोड़ आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सारा मैटर है, ध्यान देना है। सेंट ऑगस्टियंस इंट्रोड्यूस क्रिश्चियनिटी अमंग सैक्सन ज्यूट्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सेंट ऑगस्टियन थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया, इन सारे लोगों के बीच में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी का पूरी तरीके से परिचय दिया, पूरी तरीके से थोपा, पूरी तरीके से अपने प्रभाव से प्रभावित करने की कोशिश किया, यानी क्रिश्चियनिटी को। और किसके बीच? इन तीनों कबीलाई जो आए थे, तीनों जो जनजातियाँ आई थी, इन तीनों के बीच में कौन कौन आए थे अभी ऊपर बताया ही गया। इसके बाद फिर अगला स्टेप क्या शुरू होता है? दिस क्रिश्चियनिटी केम फ्रॉम रोम एमंग 3 ट्राइब्स, यानी ये जो क्रिश्चियनिटी लाई गई थी वो अगर प्रारंभिक रूप में देखा गया तो इसका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इसका असर रोम से था, यानी जो रोमन वासी थे, रोमन वासी, उसमें भी इस तरीके की भावना पाई गई। तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है इस क्रिश्चियनिटी को, कि दिस क्रिश्चियनिटी केम फ्रॉम रोम एमंग 3 ट्राइब्स, यानी तीनों ट्राइब्स के बीच में ये जो थोपा गया, एक तरह से कहीं न कहीं इसका असर रोम वासियों के द्वारा भी देखने को मिलता है। इसके बाद अगला स्टेप देखिए क्या शुरू होता है। देयर वर 4 इम्पॉर्टेंट अथर ड्यूरिंग एंग्लो सेक्शंस। अब इसके बाद इसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण राइटर्स आते हैं एंग्लो सेक्शन के दौरान। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंग्लो सेक्शन के दौरान 4 सबसे महत्वपूर्ण राइटर का उदय होता है। कौन कौन राइटर होते हैं जो यहाँ की हिस्ट्री या जो यहाँ के लोगों को
इस तरीके से अपने प्रभाव से प्रभावित करने में सक्षम हुए। ये चारों राइटर का नाम देखना है। चारों राइटर है, पहला स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, कैडमॉन्स है, दूसरा है साइनवुल्फ है, बेड है, अल्फ्रेड द ग्रेट है। ये चारों राइटर्स का आगमन होता है, इसलिए इंग्लिश में एक पॉइंट के रूप में इसको हम मेंशन कर दिए। देयर वर 4 इंपॉर्टेंट अथर्स ड्यूरिंग एंग्लो सेक्शन, यानी एंग्लो सेक्शन के दौरान, यानी 450 से लेकर के 1066 के दौरान 4 राइटर्स का उदय होता है। और चारों राइटर्स का प्रभाव इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि कहीं न कहीं इंग्लिश यहाँ से एक बेहतर आगाज करती है। अब इनकी भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये चारों राइटर्स का अपना अपना समय होता है, लेकिन अल्फ्रेड द ग्रेट जो लास्ट राइटर इसमें दिख रहे हैं, इनका काफ़ी योगदान है। आगे हम बताएंगे, प्रोज के मामले में प्रोज के फादर भी कहे जाते हैं, प्रोज के मामले में इनका काफ़ी योगदान है। ये 871 से 901 तक इनका, यहाँ 901 आप लोग कर लिए, 901 तक का योगदान रहा है। इतने लंबे समय तक ये अपना कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भूमिका निभाए। अब इसके बाद बारी आती है, देखिए अब इनका थोड़ा सा डिटेल देखना। चारों राइटर्स आए तो ये क्या क्या उपलब्धि लेकर आए, किस तरीके का इन्होंने कार्य किया, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, लिटरेचर में हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इनके बारे में थोड़ा सा अवलोकन कर लीजिए, देख लेना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। आइए देखते हैं। अब इसमें चारों राइटर में देखिए, शुरू के जो राइटर्स, 2 राइटर्स हैं, 2 अथर्स हैं, राइटर्स नहीं बल्कि अथर यहाँ कहना ठीक है। पहला है कैडमन्स, दूसरा है साइनवुल्फ। ये पार्ट्स प्लेट, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट, इनको पार्ट प्लेट कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट रोल निभाए थे, इनको पार्ट प्लेट के नाम से भी हम कह सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दूसरे की, यानी तीसरे की बारी आती है बेड की। इनका, इस बेड के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बेड के बारे में क्या है कि बेड वाज एन हिस्टोरियन एट दैट टाइम। बेड एक तरह से एक हिस्टोरियन के नाम से इनको जाना जाता, उस समय के तात्कालिक हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री के रूप में, यानी इतिहास के रूप में इनका सबसे ज़्यादा योगदान दिए, हिस्टोरियन थे ये। बेड वाज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि इसको कॉपी कलम लेकर बैठें तो इसको ज़रूर कहीं न कहीं लिख लीजिए कि बेड को फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है। बेड को फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है, लिटरेचर की इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता था। बेड की एक महत्वपूर्ण जो कृति है, बेड ने जो सबसे बड़ा योगदान दिया इंग्लिश लिटरेचर में, इसको इक्लेक्टिकल, ध्यान देंगे, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल इन्होंने लिखा, वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस वर्क ऑफ बेड। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इक्लेक्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, इनका सबसे बड़ा योगदान था, यानी ये लिखे। इसीलिए इसमें देखेंगे इस तरीके से, इसमें पूरा इंसाइक्लोपीडिया है ये। इनको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बेड कौन थे, इनको किस रूप में जाना जाता है, तो फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। इनकी कृति क्या थी, ध्यान रखना है, इक्लेक्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। इसके बाद बात आती है अल्फ्रेड द ग्रेट की। इन अल्फ्रेड द ग्रेट का जो योगदान है, ये पहले इनका कार्यकाल पर ध्यान देना है। 871 से लेकर के अल्फ्रेड द ग्रेट का जो कार्यकाल है 901 तक, इन्होंने क्या किया, ये भी बहुत बड़ा योगदान दिया। अल्फ्रेड द ग्रेट वाज अ प्रोज राइटर। ये पोएट्री नहीं लिखते थे, प्रोज राइटर थे, और ये माना जाता कि इस पीरियड के इकलौते प्रोज राइटर थे। यद्यपि इनका प्रभाव पोएट्री पर, इनका प्रभाव ज़्यादा प्रभावित नहीं होने पाया, प्रोज राइटर के नाम से जाने जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एंग्लो सेक्शन पीरियड का एकमात्र प्रोज राइटर किसे जाना जाता है, किसको कहा जा सकता है, तो ध्यान देना है अल्फ्रेड द ग्रेट को। इनका कार्यकाल अगर दिया जाए तो कार्यकाल भी ध्यान रखेंगे। अल्फ्रेड द ग्रेट वाज अ प्रोज राइटर इन हिज ओन टाइम हु मेड ट्रांसलेट ऑफ लैटिन वर्स इन ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट। इन दिस वे बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड यानी शार्ट में नाम दिया जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज कुड बी डेवलप्ड एट दैट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने समय के सबसे प्रभावी प्रोज राइटर थे, और इससे इनकी प्रोज राइटर की प्रभाविकता को सिद्ध करने के लिए एक तथ्य है कि इन्होंने वर्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा किया, इंग्लिश को ट्रांसलेट करवाया। और यही नहीं,
ये खुद भी कई ये चार चार पार्ट का ट्रांसलेशन खुद किए थे। ये इसलिए इसकी इनकी महत्ता का इससे निर्धारण कर किया जा सकता है। इन्हीं का योगदान है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में इतने ओजपूर्ण रूप से डेवलप्ड हुई और वहाँ के लोग इंग्लिश सीखे, या यूँ कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो विकास हुआ उस विकास में इनका एक अहम रोल था। आगे देखेंगे इनके बारे में कुछ और भी रोचक तथ्य हैं, इनको भी जान लेना जरूरी है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें वो क्या हैं कि ही वाज सो इंटरेस्टेड टू इंग्लिश लिटरेचर दैट ही ट्रांसलेटेड 4 टेक्स्ट हिमसेल्फ इन 19th सेंचुरी। यानी इतना ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के इंटरेस्टेड थे कि ये ट्रांसलेट तो किए ही किए, खुद भी ये चार चार ट्रांसलेट किए, चार चार टेक्स्ट का ट्रांसलेट किए ताकि लोगों में इंग्लिश का संचार हो। लोग ये चाहते थे कि लोग इंग्लिश सीखें, लोग इंग्लिश बोले, इंग्लिश में पले बढ़े। इनका जो इस तरीके की सोच थी काफ़ी प्रभावी सोच मानी जाती है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात का प्रमाण देने के लिए हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश भाषा को सिखाने सीखने में कि चार चार टेक्स्ट का ये खुद से ट्रांसलेशन किए और उस ट्रांसलेशन का यानी किसी दूसरी भाषा में था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, ओल्ड इंग्लिश के नाम से जिसको जाना जाता है। और ये सब दौर गुजरा कब, ये सब दौर हुआ कब, 19th सेंचुरी में। अब अगला पॉइंट देखिए जो महत्वपूर्ण है, ही वॉज सो कीन डिजायर दैट एवरीवन कुड लर्न इंग्लिश एट एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी इतना ज़्यादा वो कीन डिजायर थे, इतना ज़्यादा उत्सुक थे कि वो चाहते थे कि हर व्यक्ति, यहाँ का निवासी, यहाँ के लोग किसी न किसी रूप में इंग्लिश को वो निश्चित रूप से सीखें, इंग्लिश को अपनी एक भाषा के रूप में डेवलप करें। आगे देखेंगे, अल्फ्रेड द ग्रेट वाज द किंग ऑफ द वॉक्सेस फ्रॉम 1871 टू 901। ये अल्फ्रेड जो ग्रेट थे ये वॉक्सेस के राजा भी थे, किंग भी थे। कहाँ के थे, जहाँ से आए थे 871 यानी 871 से लेकर के 901 तक। इसके बाद अगला दौर देखते हैं, इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए आपकी सुविधा के लिए हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स कर दिए ताकि पढ़ने में हमको अलग से PDF ना देना पड़े, आप इसके माध्यम से अपना तथ्य तैयार कर सकें। एज बी हैव नोन एंग्लो सेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि एंग्लो सेक्शन का जो पीरियड होता है 450 से लेकर के 1066 तक, उसको ये तथ्य। अब देखिए हुआ क्या कि ये लोग लिटरेचर कुछ इस तरह से लिखते थे कि इनके हीरोइक वॉरियर्स जो बैटल में लड़ते थे उनके लिए कुछ न कुछ ये कहते रहते थे, कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहते थे, कुछ न कुछ पंक्तियाँ गाते रहते थे। अच्छा, इनके जो गाने का तरीका था, जो इनकी तारीफ़ का तरीका था, जो इनको सिखाने का तरीका था, तो ये लोग प्रोज का कम प्रयोग करते थे, पोएट्री का ज़्यादा प्रयोग करते थे, यानी वर्सेस के माध्यम से, यानी पंक्तियों के माध्यम से उन्हीं का गुणगान करते रहते थे। इतना ज़्यादा गुणगान करते रहते थे कि चलते चलते भी लोगों में इस तरीके की भाषा, इस तरीके से पंक्तियाँ से ही बातें करते थे, यानी पोएट्री या वर्सेस से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि बात करते थे। लोगों में चलते फिरते गाने में, पंक्तियों में, कविताओं के रूप में कुछ न कुछ कहते रहते थे, जिससे कि लोगों में इंटरेस्ट बढ़े। प्रोज का कम प्रयोग करते थे, ये एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना है। अच्छी बातें करते रहते थे और लिटरेचर के जरिए रिलीजियस फेथ, मोरल इंस्ट्रक्शन देना भी पसंद करते थे। यानी रिलीजियस ये जो पंक्तियों के माध्यम से अर्थात पोएट्री के माध्यम से ये कुछ रिलीजियस फेथ भी देते थे, लोगों में इस तरीके से विश्वास की भावना, धार्मिक विश्वास की भावना का संचार करते थे। और यही नहीं, ये कुछ नैतिकता भरे इंस्ट्रक्शन भी, नैतिकता भरी बातें भी करते रहते थे, जिससे कि लोगों में नैतिकता उत्पन्न हो, मोरालिटी आए। इनके स्टाइल की बात की जाए अगर, तो ओरल लिटरेचर इनमें बहुत पॉपुलर था, ओरल लिटरेचर ही बहुत पॉपुलर था। अब ओरल लिटरेचर का मतलब क्या हुआ? ओरल लिटरेचर का मतलब हुआ कि पोएट्री के माध्यम से, ओरल लिटरेचर अगर कहीं भी कहा जा रहा है तो इसका मतलब आपको ये मान के चलना है पोएट्री की बात हो रही है। तो ओरल लिटरेचर इनमें काफ़ी पॉपुलर था और उस पॉपुलर का प्रमाण देने के लिए अब जैसा कि बताया गया कि इनके जो वॉरियर्स थे, इनके जो योद्धा थे, जो बैटल में लड़ते रहते थे, उनके उपलब्धियों को, उनके कारनामों को, उनकी अच्छाइयों को वो लोगों में कविताओं के माध्यम से बताते रहते थे। आम सुनते देखिए एक माहौल का असर होता है। जब हमारे आपके बीच में कोई बात लगातार अगर उसी रूप में पढ़ी, किसी भाषा में पढ़ी, सुनते भाषा का, उस माहौल का असर पड़ता और कहीं न कहीं
वो जेहन को प्रभावित कर देता है, और प्रभावित करता है तो पूरी तरीके से हम भी उसके भाव में भाव विभोर हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पंक्तियों को सुनते सुनाते इन्होंने धीरे धीरे इंग्लिश को डेवलप किया। इसमें कुछ और भी जो अल्फ्रेड द ग्रेट से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य हैं। प्रोज में केवल अल्फ्रेड ग्रेट ने ही ऐसा काम किया, प्रोज में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। ध्यान देंगे, केवल अल्फ्रेड ग्रेट के माध्यम से, यानी अल्फ्रेड के माध्यम से ही जो कुछ उपलब्धियां अर्जित की गई, जो कुछ बातें देखने को मिली, ये इसमें सबसे बड़ा योगदान, अगर प्रोज की बात की जाए, पोएट्री की नहीं, यानी वर्सेस की नहीं, कविताओं की नहीं, पंक्तियों की नहीं, तो निश्चित रूप से अल्फ्रेड का ही नाम उभर कर आता था। यहाँ तक कि ये बात बताई जाती है कि अल्फ्रेड जो प्रोज को इतना दबाने की कोशिश किया गया लोगों के द्वारा, बाकी राइटर्स के द्वारा, बाकी अथर्स के द्वारा, कि अगर ये किसी को कहानी भी सुनाते थे तो पंक्ति के माध्यम से सुनाते थे, यानी ये गा करके या कुछ कविताएं कह करके चलते फिरते ये किसी न किसी रूप में कहानी का संचार करते थे। लोग सुनते थे आनंद से उसको। जैसे आजकल देखा जाए तो कहीं बिरहा होता, आल्हा होता है, तो कहानी के माध्यम से किसी पात्र को चरित्रार्थ कर दिया जाता है और सुनने वाले बड़े बड़े रुचि से सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, और सुनने में मज़ा भी आता है, पूरा गाने बजाने के साथ उसका आनंद आमोद प्रमोद भी करते हैं। तो पहले इस तरीके से यहाँ भी इसका प्रभाव, यानी जो आज हम लोग देखते हैं, इसका प्रभाव कहीं न कहीं शुरुआती दौर में भी था, और एक नीति के तहत था, ये सोची समझी साजिश या सोची समझी रणनीति के तहत था। ध्यान देंगे, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें यह है कि उनकी पोएट्रीज में 4 फॉर्म्स ज़्यादातर यूज होते थे, यानी जो लोग कविताओं का प्रयोग करते थे, पोएट्री का प्रयोग करते थे, पंक्तियों का प्रयोग करते थे, उसमें 4 फॉर्म का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। अल्फ्रेड की बात हम छोड़ करके कह रहे हैं, अल्फ्रेड तो प्रोज के ही जन्मदाता कहे जा सकते हैं, प्रोज पर ही उनका सबसे ज़्यादा योगदान था। बाकी राइटर्स जो पंक्तियों के माध्यम से, जो कविताओं के माध्यम से संचार करते थे, उसमें देखा जाए तो ये 4 फॉर्म्स सबसे ज़्यादा यूज किए जाते थे। 4 फॉर्म्स कौन है, ये आप लोग लिटरेचर में पढ़ेंगे भी, जब सिलेबस में पढ़ेंगे तो इसकी भी काफ़ी चर्चा होती है। ध्यान देंगे, चारों फॉर्म्स इसमें विचार देखना है, ध्यान देना है। पहला है कैजुरा, दूसरा है एलिट्रेशन, तीसरा है रिपीटेशन, चौथा है 4 बीट्स राइम। कैजुरा, ये चारों फॉर्म्स आप लोग लिटरेचर जब भी पढ़ते होंगे, किसी राइटर, किसी अथर्स की बारी आती होगी, प्रोज फिक्शन ड्रामा पढ़ते होंगे, कहीं न कहीं ये इस तरीके से इसमें से किसी न किसी फॉर्म का जिक्र कर दिया जाता है। तो पहला क्या है, कैजुरा फॉर्म, ये फॉर्म है, यानी लिखने का एक तरीका है, कैजुरा है, दूसरा है एलिट्रेशन, तीसरा है रिपीटेशन, चौथा है 4 बीट्स राइम। इसके आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य एंग्लो सेक्शन पीरियड में देखने को मिलते हैं। देखिए, इसका हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप में अवलोकन करा दिए हैं, लिख करके कराए हैं, आप लोगों को ज़्यादा भटकना न पड़े। यहाँ देखेंगे, अब ये जानना भी जरूरी है, जैसे इसके पहले क्रिश्चियनिटी जो बताया गया कि क्रिश्चियनिटी लाई गई कबीलियाओं के बीच, यानी जो नोमैड्स ले, इनके बीच में जो क्रिश्चियनिटी का संचार किया गया, इससे लाभ क्या हुआ, क्यों ये क्रिश्चियनिटी को लाए, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्रिश्चियनिटी को लाने के पीछे इससे हुआ क्या, इससे लाभ क्या मिला। लिटरेसी का विकास हुआ, लिटरेसी मतलब जो आम जनता थी, आम लोग थे, वो धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख गए। लिटरेसी का विकास हुआ, यानी साक्षरता का धीरे धीरे विकास होने लगा, और इन्होंने अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने का प्रभावी साधन बनाए। ये इसी के माध्यम से अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने का प्रभावी साधन बनाए। एक सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी और भी देखने को मिलती है, रोमन्स के जो अल्फ़ाबेट थे उसका इन्होंने किसी न किसी रूप में अपनी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो जिससे जो रोम जानते थे, जो रोमन वासी कह सकते हैं, जो बचे खुचे थे, जो रोम जानते थे, वो भी इनके प्रभाव से प्रभावित होने लगे, और इनके प्रभाव से प्रभावित होकर के पूरी तरीके से ओल्ड इंग्लिश में ये रम गए। इसके बाद और भी कुछ अगला तथ्य कहाँ से शुरू होता है, ध्यान देंगे। अगले तथ्य में ये लोग जिस तरह के वर्ष लिखते थे उनमें होती थी, यानी जिस प्रकार की कविताओं का ये लोग प्रयोग करते थे अपने गाने बजाने के साथ, या लोगों की बड़ाई, लोगों की तारीफ़ करने में, योद्धाओं की तारीफ़ में, लोगों के बीच में अपने संचार करने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए। तो इसमें से देखा जाए तो एक तो इपिक पोएट्री हुआ करती थी। इपिक पोएट्री मतलब क्या होता है, इसको हम महाकाव्य कविता कह सकते हैं। जैसे आज देखा जाए, आप लोग धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, रामायण वगैरह पढ़ते हैं, तो इपिक पोएट्री करके हुआ करती थी। दूसरा क्या था कि
हैजोग्राफी जिसको संचरित लेखन के नाम से जाना जाता है। तीसरा सरमन है, उपदेश। सरमन यानी उपदेश, यानी कोई चीज़ किसी को उपदेश देना होता है तो उसको सरमन के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद बाइबल ट्रांसलेशन, ये भी बाइबल्स का ट्रांसलेशन भी किए। लीगल वर्ड्स यानी कोर्ट वगैरह के वर्ड का इन्होंने प्रयोग किया, कोर्ट में जो शब्दावलियाँ प्रयोग की जाती हैं इसका धीरे धीरे प्रयोग किया। इसके बाद बात आती है क्रॉनिकल एंड रिडल्स की। क्रॉनिकल मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल मतलब यहाँ सीधा सा मतलब है कि इतिहास से, क्रॉनिकल अर्थात इतिहास से, और रिडल्स मतलब पहेलियाँ होता है, पहेलियों के माध्यम से इन्होंने। इसके बाद फिर देखिए एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में 4 मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको आपको देखना है। 4 मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि हिंदी में कहा जाता है। चारों मैन्युस्क्रिप्ट क्या क्या है इनके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। ये चारों मैन्युस्क्रिप्ट देखा जाए एंग्लो सेक्सन पीरियड में कौन कौन सी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहला था द वेर्सिली बुक्स, दूसरा है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, तीसरा है एक्स्टर बुक, चौथा है द वोल्फ मैन्युस्क्रिप्ट। ये चारों में भी अगर सबसे ज़्यादा वजन देना हो तो हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एक्स्टर बुक्स को वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में ध्यान रखना है। एंग्लो सेक्शन में 4 मैन्युस्क्रिप्ट अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है, आप अंसाल उठाकर देखेंगे कि एंग्लो सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी है, यानी पांडुलिपि कौन सी है। तो इस चारों में से अगर द एक्स्टर बुक दिया गया हो तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना, पहली वरीयता देना है। बाकी को भी आप अलग अलग रूपों में दे सकते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं लिटरेचर में कि इसमें ये किस पीरियड की है, तो अगर ये दे दिया गया किस पीरियड की है तो इसका मतलब है एंग्लो सेक्सन पीरियड की है, यानी 450 से लेकर के 1066 तक के दौर की है। इसमें किसी तरीके से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और क्या क्या आपको पढ़नी है, क्या देखनी है इस पीरियड के दौरान, यानी एंग्लो सेक्सन में क्या क्या हुआ। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट इन एंग्लो सेक्सन लिटरेचर, 2 जार्स। ये आप इसको तो आप लोग देखे हैं, यानी वो चारों जो अलग अलग ऊपर हम इसको दिखा चुके हैं, हम यहाँ दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि इस टाइम यानी किस टाइम के, एंग्लो सेक्सन पीरियड के दौरान, यानी 450 से लेकर के 1066 के दौरान, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इंपॉर्टेंट वर्ष के नाम आते हैं जिनमें 2 प्रमुख वर्ष ये हैं। पहला वर्ष है वेडसेट, दूसरा है वोवल्फ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ये दोनों वर्ष किस पीरियड के हैं, तो आपको एंग्लो सेक्सन पीरियड का बताना है। अब इसमें देखिए, इसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान है बेवल्फ। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण बात है, इसमें क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। बेवल्फ हैज़ बीन रिटन कंपोज्ड मोर देन 3000 लाइन्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, बेवल्फ में 3000 से भी ज़्यादा पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। 3000 से ज़्यादा पंक्तियाँ इसमें प्रयुक्त की गई इसके लिखने में। इट इज़ नोन एज नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी कहा जाता है, नेशनल एपिक कहा जाता है। ये अपने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसके महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है वेवल्फ का, कि इसमें 3000 से ज़्यादा पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, यानी 3000 बहुत होता है। और यही नहीं, केवल यहीं तक इसकी महत्ता सीमित नहीं होती है, इसकी महत्ता का संचार अगर देखना है तो इसको नेशनल एपिक कहा जाता है। कहाँ का? इंग्लैंड का। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लैंड का नेशनल एपिक किसे कहा जाता है, तो आपको देना है बेवल्फ को, तो ध्यान देंगे। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला क्या है इसमें, देयर आर आल्सो सम मोर इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, यानी एंग्लो सेक्सन पीरियड। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स भी हैं इनके। अब कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, यानी कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गई, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अवलोकन दीजिए। लिस्ट लंबी है लेकिन इसमें कुछ, इस लिस्ट में से भी आप काट सकते हैं। पहला देखेंगे, इसमें इसको हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे। पहला है जेनेसिस फर्स्ट, दूसरा है जेनेसिस बी करके, यानी ए, और दूसरा बी है। तीसरा है एक्सोड्यूस, और चौथा है द वंडर्स, पांचवा है द सीफेरर्स। इसके बाद वाइफ्स, लैमेंट है, हस्बैंड्स, लैमेंट मतलब बिलाप होता है, इसके बाद हस्बैंड्स मैसेज है। अगला स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट है क्रिश्चियन एंड सैटन्स, ड्रीम्स एंड द रॉड्स, बैटल ऑफ द मेल्डोन। इसमें
वाइफ्स लैमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगर वर्क्स पूछा जाता है तो इस वर्क्स को आपको ध्यान देना है। फिर से मैं आपको दिखा दें चूंकि महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण में आपको क्या ध्यान रखना है, चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला है जेनेसिस फर्स्ट, दूसरा है जेनेसिस ए, दूसरा है जेनेसिस बी, तीसरा है एक्सोड्यूस, चौथा है द वेंडरर्स, पांचवा है द सी फेरर्स, छठा है वाइफ्स लैमेंट, सातवां है हस्बैंड्स मैसेज, आठवां है क्रिस्ट एंड सैटन्स, नौवां है ड्रीम ऑफ द रोड्स और 10वां है बैटल ऑफ द मेल्डॉन्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई एक उठा करके इसमें से दे दिया गया, आपसे पूछ लिया जाएगा किस पीरियड का है। इसलिए देखिए इस पॉइंट को ध्यान रखना, देयर आर आल्सो सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क्स, ये सब वर्क्स कहे जा सकते हैं, सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क्स। पहला जेनेसिस इस मोर इम्पॉर्टेंट, यानी ये एंग्लो सेक्शन पीरियड के हैं। एंग्लो सेक्शन अर्थात ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। इसमें से अगर कहीं भी किसी भी स्टेप को पूछ लिया गया, ध्यान रखेंगे आपको 450 से लेकर के 1066 के बीच में ही इसको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ देखा जाए आज के इतिहास में, आज के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इतनी सारी बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम चलेंगे तो 1066 से 1500 तक चलेंगे। इसका विश्लेषण, इसका एनालिसिस हम कल की क्लास में करेंगे, आज इतना ही। हाँ, आप लोगों को हम याद दिला दें, जो लोग अभी चैनल पर आए हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हम टीजीटी पीजीटी के लिए सिस्टम से क्लासेस ले रहे हैं। आप रिचा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप टीजीटी पीजीटी उसमें प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसको आप लोग क्लिक करिएगा। उसमें देखेंगे लिटरेचर एंड लैंग्वेज एक साथ बताया गया है। जिस स्टेप में क्लास लिया जा रहा है उसको लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, लेक्चर फोर्थ, लेक्चर फिफ्थ करके दिया गया। ये लेक्चर फिफ्थ है, यानी 5वीं क्लास आज चल रही है। इसके पहले पहली क्लास वो सिलेबस पर आधारित थी, दूसरी और तीसरी क्लास ग्रामर पर रिलेटेड थी, ग्रामर पर आधारित थी। इसके बाद चौथी और 5वीं क्लास लिटरेचर पर आधारित थी। आप लोगों को पता होगा, हम हर लेक्चर में या हर वीडियो में इसका जिक्र करते हैं कि सप्ताह के शुरू के 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये ग्रामर की क्लास का दिन है, यानी इस दिन लैंग्वेज चलेगी, ग्रामर चलेगी। बाकी के दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तीनों दिन लिटरेचर की क्लास रहेगी। कारण क्या है कि लिटरेचर और लैंग्वेज का बहुत ही योगदान है, दोनों का बराबर बराबर का योगदान है इंग्लिश टीजीटी में। पीजीटी में यद्यपि लिटरेचर का योगदान काफ़ी है, यानी 60% लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40% लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, जिसमें वर्ड पावर वगैरह भी समाहित होती है। इसलिए सबसे पहले हम जो सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे या सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं, पहले हम इस तरीके से कुछ व्यवस्था बनाए हैं, इस तरीके के कुछ स्ट्रेटजी बनाए हैं कि सबसे पहले इंग्लिश में हम टीजीटी का सिलेबस कवर करेंगे। जो 4 राइटर्स हैं, पहले उनके बारे में चर्चा होगी। उसी क्रम में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चल रहा है, एकदम सिस्टम से, सीरीज से, एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में पढ़ाया भी जाएगा। जैसे ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर समाप्त होगा, इसके बाद लिटरेरी टर्म के बारे में चर्चा होगी, फिर इसके बाद विलियम शेक्सपियर, ऐसे सिस्टम से एक राइटर्स को हम लेंगे, कवर करेंगे। पहले उन 4 राइटर्स को लेंगे जो टीजीटी में है, उनसे आपको 4 राइटर्स कवर हो जाएगा, तो इसके बाद फिर पीजीटी में भी वो काम आएगा। 4 राइटर्स के बाद फिर पीजीटी का सिलेबस 4 राइटर को कवर करने के बाद हम करेंगे। ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर में टीजीटी में भी पीजीटी में दोनों में सेम है, किसी तरीके कोई अंतर नहीं है, सिलेबस सेम है। हाँ, पीजीटी में फिगर ऑफ स्पीच कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी 1-2 पोर्शन है जो थोड़ा सा दोनों के बीच में वेरिएशन पैदा करता है। लेकिन ये मान के चलिए कि जो सिलेबस टीजीटी का है वही सिलेबस लगभग पीजीटी का है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए हाँ, अंतर अगर देखा जाए तो अथर्स को लेकर के है, वहाँ पोएट को लेकर के है, यानी टीजीटी में केवल 4 राइटर्स पढ़ने हैं, पीजीटी में आपको 17 राइटर्स पढ़ने हैं। पहले 22 थे, अब तो घटा दिए गए हैं। इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए पहले हम टीजीटी का सिलेबस कवर करेंगे, इसके बाद पीजीटी के राइटर्स पर आएंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी तरीके से आप लोग लाइव क्लास में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। सिस्टम से रहिए, किसी भी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा मैटर हम सिस्टम से प्रोवाइड करेंगे। आप लोग मेरे बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं कि लैंग्वेज को जैसे हम 0 से शुरू करते हैं, वैसे लिटरेचर को भी 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 से पढ़ाएंगे। छोड़ करके, स्किप करके कोई भी चैप्टर नहीं लेंगे। जो देंगे, जो कॉन्सेप्ट देंगे, जो फैक्ट देंगे, जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे,
वो सब एकदम सिस्टम से रहेगा, नोट से सारी चीज़ें फंस जाएगी, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। कारण क्या कि सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, वो यूपी बोर्ड से या कहीं न कहीं से इस तरीके से हिंदी के प्रभाव से प्रभावित है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सबके हित की बात करनी है तो सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बाइलिंगुअल क्लास चलेगी। आज इतना ही। आप लोग जो नए हों, पहली बार चैनल पे आए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम यहाँ से पेश करें, कोई भी वीडियो हम कोई भी क्लास लें जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हो, आपके हित से जो रिलेटेड हो, उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके और समय से लाभ ले सकें। इसी सारी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। गुड नाइट।